चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नया चैप्टर है और जे के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ में और बढ़िया टॉपिक्स में से आता है। इसकी इंपॉर्टेंस हर साल ही अच्छी खासी रहती है IIT जे एडवांस के अंदर। इस साल ज़रूर हल्की से कम रही है। आप तो जानते हैं कि ईयर 2020 हैज़ बीन वेरी ऑड वन आउट ईयर। सो इस साल सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है। बाकी हर साल अगर देखें तो 36 क्वेश्चंस में से आप रफली है ना तीन चार सवाल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर एवरेज निकालोगे तो 2 सवाल तो पूछ ही लेते थे। इस साल सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया, वो भी शायद आज के लेक्चर में ही हो जाएगा, है ना। इतना आसान सा पूछा गया था कि आज के लेक्चर में हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं, होपफुली। लेट्स सी। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम एक ऐसी टर्म से करते हैं जो टर्म हमने पहले से पढ़ रखी है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं फिर से इसके सवाल वगैरह तो नहीं करा रहा, मैं आपको पहले से करा चुका हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए डिफाइन कर रखा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हों। मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी सरफेस से कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए physical quantity which represents the number of magnetic line of forces passing through a surface. किसी सरफेस से अगर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर पास हो रही हैं तो उसका मतलब उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा है। किसी सरफेस से अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत कम पास हो रही हैं, इसका मतलब उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम पास हो रहा है, एंड समथिंग लाइक दैट। अगर किसी सरफेस में से कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं हो रही है, इसका मतलब उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सुनिएगा। अगर मान लीजिए पहला केस कि आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो क्या करोगे। वैसे मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को कि हम इस बात को पढ़ चुके हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड लेट्स से आपके पास कोई सरफेस है ऐसे, सरफेस है ऐसे, और इसका एरिया है लेट्स से एस। एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो एस वेक्टर विल बी लाइक दिस। मान लीजिए कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी हद तक ऐसे और ये यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में लेट्स से एंगल इज थीटा। दिस एंगल इज नॉट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, बट इस फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से रिप्रेजेंट किया था, तो कई लोग इसमें ऐसे सब्सक्रिप्ट में ऐसे एम भी लिख लेते हैं, लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में हम कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो लिखेंगे नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन तो वैसे ही नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज, बड़ा डेफिनेशन इज बी डॉट एस, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एंड इट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जब भी आपके पास इस तरह से कोई सरफेस हो और मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो इस तरह से आप बड़े आराम से मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हो, ठीक। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हैं। इसकी यूनिट बेटा आप लोगों को शायद नजर आ गई होगी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड तो टेस्ला इनटू एरिया, दैट इज ऑफ कोर्स मीटर स्क्वायर। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेबर। बड़ा फ्लक्स को हम वेबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात और, अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ना हुई, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो क्या होगा। मान लीजिए किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस काफी हद तक ऐसे, इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, और आपके पास कोई सरफेस है, मान लीजिए कि वो इस तरह से कोई सरफेस है, और फिर हमसे पूछ ले कि इस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो एक काम करो, इस सरफेस पर एक छोटा सा एरिया लो ds, उस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर लो लेट से ds वेक्टर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेट से ऐसे आएगी, लेट से दैट इज b।
I know that this B is not uniform and the angle between B vector and area vector at this point is let's say theta. तो आप एक काम करो, इस छोटे से एरिया में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो निकाल लो. छोटा सा एरिया तो ऑफ कोर्स फ्लक्स भी छोटा सा गुजरेगा. फ्लक्स अगर छोटा सा गुजरेगा तो उसे फाइनल लिखकर डी फाई लिख दो. एंड दैट इज ऑफ कोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एस. ऐसे छोटे छोटे एरियाज लेते रहें. उन छोटे छोटे एरियाज में से कितना छोटा छोटा फ्लक्स गुजर रहा है वो निकालते रहें. और नेट फ्लक्स निकालने के लिए आप एक काम कीजिए कि सारे के सारे फ्लक्स को आप इस तरह से ऐड ऑन कर लीजिए. ऐड ऑन ऑब्वियसली मीन्स बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन. तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब भी करना तो ऑफकोर्स बी डॉट एस ही है, मगर वो बी डॉट एस के बी डॉट डी एस कर लो. एक तरीके से छोटे से एरिया में से फ्लक्स निकाल लो और ऐसे छोटे छोटे एरिया में से फ्लक्स निकाल के आप उसे ऐड ऑन कर लीजिए. तो आपका नेट फ्लक्स इस तरह से पूरे सिस्टम में आ जाएगा. आई होप इट्स ओके. तो ये बात थी हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की. बेटा ये बात थी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की. इस पर किसी सवाल वगैरह की आपको बेटा कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम इस पर सवाल पहले से कर चुके हैं, निपटा चुके हैं. हमने बेटा इसको पहले से देख भी रखा अच्छे से, वापस से देखने की ज़रूरत नहीं है. चलिए, लेकिन अब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की बातें अब स्टार्ट होती हैं एक तरीके से, और उनको हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं. हमें इस चैप्टर की बातें जानने के लिए फ्लक्स जानना हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी था. तो एक बार फ्लक्स हो गया तो अब हमारा काम बन जाएगा. चलिए बच्चों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, और ऐसा मान सकते हो कि सारी की सारी कहानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ही है. दैट इज अवर फैराडेज लॉ. हेडिंग लिखिए बच्चों. नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर. सारा का सारा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फैराडेज लॉ के इर्द गिर्द ही घूमेगा. क्या है फैराडेज लॉ, सुनिएगा. सुनिए बच्चों, थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आज तक हमें किसी सर्किट के अंदर ईएमएफ क्रिएट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए केमिकल सेल्स की जरूरत पड़ती थी. याद कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जब भी हमें करंट बहाना होता था तो हम लोग केमिकल सेल्स के यूज़ किया करते थे. और केमिकल सेल्स जो थे वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ करती थी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ करते थे. यहाँ पर वही ईएमएफ, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोई और तरीका भी होगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का केमिकल सेल के अलावा भी कोई और तरीका होगा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करने का हमारे पास कोई ना कोई और तरीका आएगा. और सुनेगा क्या कहानी है. वी फाउंड दैट कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कंडक्टिंग लूप है. लेट्स से दिस इज योर कंडक्टिंग लूप, और इस कंडक्टिंग लूप के अंदर से इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड गुजारना कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं. आप एक काम कीजिए, कोई बहुत बड़ी सी मैग्नेट लेके आइए ऐसे, और उसका नॉर्थ पोल इस तरफ रख दीजिए, तो उसके कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आएंगी. अब एक काम कीजिए, उस मैग्नेट को थोड़ा नज़दीक लेके आइए इस कंडक्टिंग लूप के. उस मैग्नेट को आप जैसे नज़दीक लेके आओगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगी. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, हमने ऐसा पाया, एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि इस कंडक्टिंग लूप के अंदर इस तरह से करंट दौड़ने लग गया. इस तरह से करंट दौड़ने लग गया. उस मैग्नेट को जैसे मैं नज़दीक लेके आया, वैसे ही इस लूप के अंदर करंट दौड़ने लग गया. आज तक हम ये पढ़ते आए थे कि इस करंट को दौड़ाने के पीछे, इस करंट को चलाने के पीछे जो कारण है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस थे, वो भी केमिकल सेल से आते थे. एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता था, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता था, केमिकल सेल्स यूज़ करते थे. यहाँ पर तो आपने कोई बैटरी लगाई नहीं रखी है, फिर आखिर ये करंट आया किस वजह से. तो हम इस करंट का नाम निकाल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट.
प्यारे बच्चों क्या नाम निकाला अपन ने इसका? इंड्यूस्ड करंट। कि ये करंट इंड्यूस हुआ है किसके कारण? आस पड़ोस की जो चीजें हैं उनके कारण ये करंट इंड्यूस हुआ है। देखेंगे आराम से, चिंता मत कीजिए क्यों कैसे कैसे इंड्यूस हुआ, हम आराम से देखेंगे। अगली बात, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह के फिर से एक रीजन है, इस तरह का कोई रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ये आपके पास कोई कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, कंडक्टिंग लूप है। और ये जो कंडक्टिंग लूप था ऐसे पड़ा है और इस कंडक्टिंग लूप में किसी प्रकार का कोई केमिकल सेल नहीं लगा हुआ, किसी प्रकार की कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, करंट दौड़ाने का अभी तक का कोई तरीका इसके अंदर नहीं है, ठीक है, कोई केमिकल सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है। हमने क्या किया कि इस कंडक्टिंग लूप का किसी तरह से रेडियस बढ़ाया, इसका हमने रेडियस इंक्रीज किया। जैसे हमने इसका रेडियस इंक्रीज किया इसका एरिया इंक्रीज हुआ, और जैसे ही इसका एरिया इंक्रीज हुआ इसके अंदर फिर से करंट दौड़ने लग गया। अगेन दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज अगेन एन एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ उस हमारी फाइंडिंग है कि जैसे हमने इस कंडक्टिंग लूप का रेडियस बढ़ाया वैसे ही इसके अंदर करंट दौड़ने लग गया, और अगर करंट दौड़ने लग गया तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ है, करंट भी इंड्यूस हुआ है और कोई ना कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी केमिकल सेल की वजह से नहीं है, ये किसी और कारण से है। वही कारण तो हम सोचने जा रहे हैं, वही कारण तो हम सोचने जा रहे हैं। तो हमने पाया कि जैसे इसका रेडियस बढ़ना स्टार्ट हुआ वैसे पूरे के पूरे लूप में इस तरह से करंट दौड़ने लग गया, और इस करंट का हमने नाम निकाल दिया है इंड्यूस्ड करंट। एंड ऑफ कोर्स दिस करंट इज नॉट ड्यू टू ए केमिकल सेल, इट इज ड्यू टू सम phenomenon in the surrounding and hence we had called it induced current। क्या नाम निकाल दिया अपने इसका? induced current। क्या कारण है देखेंगे आगे। चलिए बच्चों, फिर हमने क्या किया कि इस तरह से फिर हमारे पास एक रीजन जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और इस बार वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट है। हमने यहां पर एक कंडक्टिंग लूप लिया, और ये जो कंडक्टिंग लूप था उसको हमने क्या किया कि इस डायमीटर से गुजरती हुई जो एक्सिस है इसके अबाउट ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये जो लूप पड़ा ना, ये यूं यूं घूमने लग गया, ऐसे ऐसे। और जैसे ये लूप घूमने लग गया हमने पाया कि इस तार के अंदर कोई ना कोई करंट आ गया है। अगेन वो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन वो करंट आ गया है। ये जो करंट आया अगेन किसी केमिकल सेल के कारण नहीं आया है, किसी बैटरी के कारण नहीं आया है, इसलिए हमने इसका नाम निकाल दिया इंड्यूस्ड करंट। अब ज़रा सोचो कि इन तीनों केस के अंदर ये जो करंट आया है, या फिर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, या फिर ये जो ईएमएफ आया है, इसके पीछे कारण क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कारण है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। इस केस में कारण है ऑफ कोर्स एरिया का चेंज होना, और इस केस में कारण है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज होना। जैसे शुरुआत में सरफेस ऐसे थी कंडक्टिंग लूप की, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ, सरफेस ऐसे है तो उसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ रहेगी, और हमारा जो लूप था वो लगातार ऐसे रोटेट करने लग गया। हमारा लूप जैसे रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल लगातार चेंज हो रहा है। तो पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अगले वाले केस में ऑफ कोर्स एरिया चेंज हो रहा है, और थर्ड केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल चेंज हो रहा है। और हमने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पर भी ईएमएफ इंड्यूस होती है, एरिया चेंज होने पर भी ईएमएफ इंड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो चेंज होने पर भी आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो मैं यहाँ से इस नतीजे पहुँचा कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, बेटा ईएमएफ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ई से रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे स्मॉल ई टाइप्स के ना, इस तरह से ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है इसके पीछे कारण कौन है? तो आप कह सकते हो सर तीनों को जोड़ के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फ्लक्स का चेंज होना कारण है। क्या कारण है? फ्लक्स का चेंज होना। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल चेंज होगा तब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी कंडक्टिंग लूप के अंदर, किसी भी
कंडक्टिंग लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी कब? जब उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। हालांकि यही मैग्नेटिक फ्लक्स यही ईएमएफ इंड्यूस एक बार और तरीके से भी आएगी, हम उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम शायद इस नतीजे पे पहुंचे, इस बात को लिखना भी। फैराडेज लॉ में जो पहला स्टेटमेंट है वो मैं कहूंगा, बड़ा लिखना है इस बात को, इन ए कंडक्टिंग लूप इफ magnetic flux is changing, comma, then EMF and current are induced in the circuit। तो सर्किट के अंदर या बड़ा उस लूप के अंदर ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो गए। अगर बेटा ये लूप पूरा ना होता तो ईएमएफ तो इंड्यूस होता, करंट इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि करंट को तो हमेशा पूरा का पूरा एक क्लोज्ड लूप चाहिए होता है। फिर उस केस में हम बोलते हैं कि ईएमएफ तो इंड्यूस हुआ है लेकिन करंट इंड्यूस नहीं हो पाया। करंट को इंड्यूस होने के लिए पूरा का पूरा लूप होना जरूरी है। तो हम शायद अभी तक इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि किसी भी कंडक्टिंग लूप में से गुजरने वाला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा तो उस लूप के अंदर कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई करंट भी इंड्यूस होगा। हाँ, हमने ये भी देखा कि है ना, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के पीछे कारण क्या है। आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना कारण हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होना कारण हो सकता है, एरिया का चेंज होना कारण हो सकता है, और हो सकता है कि इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन हो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही हो, एरिया भी चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही हो, एंगल भी चेंज हो रहा हो, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आई होप पहला स्टेटमेंट आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट जिससे हमारे सवाल बनेंगे, और वो स्टेटमेंट ये है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगी। वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा आता है, बट उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बना जाता है, और हम कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस जो होगी किसी भी लूप के अंदर वो हमेशा उस लूप में से गुजरने वाले फ्लक्स के चेंज होने की रेट के बराबर रहेगा। तो इस बात को लिखना। सेकंड लॉ एक तरह से कह सकते हो, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ is always equal to rate of change of magnetic flux passing through the loop। लूप में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट के बराबर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। आराम से समझाते हैं, चिंता मत करो। पहले एक बार तुम स्टेटमेंट सुन लो। पहली बात ये कि किसी लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर समय के साथ चेंज होगा तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगी, मतलब वोल्टेज इंड्यूस होगा, और उसमें करंट इंड्यूस होगी। ठीक है। अब दूसरी बात कि जितना रैपिडली ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा वो हमेशा जिस दर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके बराबर होगा। जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके बराबर होगा। आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे एग्जांपल लो कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई लूप है, इसमें से गुजरने वाला कोई ना कोई फ्लक्स है, कोई ना कोई फ्लक्स है बेटा। टी टाइम पर इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स था बेटा मान लो फाई है, और t प्लस डेल्टा टी टाइम में से इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स था वो चेंज होकर 5 प्लस डी फाई हो गया। कितना हो गया बेटा? 5 प्लस डी फाई। इतने से टाइम के अंदर इतना सा फ्लक्स चेंज हुआ तो इस लूप के अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा। बेटा टाइम फाइनाइट है इसलिए मैं इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूँ, सॉरी टाइम फाइनाइट है इसलिए मैं एवरेज ईएमएफ बोल रहा हूँ उसे।
क्या डेफिनेशन दी बेटा आपने? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यहां से यहां तक फ्लक्स कितना चेंज हुआ, डेल्टा फाई, डिवाइड बाई ये फ्लक्स चेंज होने में समय कितना लिया गया, डेल्टा टी। अब ऑफ कोर्स बेटा ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो ये जो रेट है ये फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए है। जब भी फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए आती है तो मेरे पास एवरेज आती है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर रहा हूँ, मैं मोड लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बेटा कोई साइन वाइन की बात नहीं की है कि ईएमएफ इंड्यूस किस तरफ होगा, कैसे होगा। साइन की बात हम अलग से करेंगे, अलग से करेंगे। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड एवरेज। इसी तरीके से इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स किसी टी टाइम पर लेट से फाई है और टाइम टी प्लस डी टी हुआ तो फ्लक्स जो है वो फाई प्लस डी फाई है। मतलब इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर ये छोटा सा फ्लक्स चेंज हुआ है। तो ऑफ कोर्स छोटा सा फ्लक्स अगर चेंज हुआ है तो अगेन मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ऑफ कोर्स चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा मुझे ना डायरेक्शन की बात चिंता नहीं करनी है, इसलिए मैंने मोड लगा दिया है। और इस बार ऑफ कोर्स जो रेट है वो मैंने बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकाली है, इसलिए मैं इसे इंस्टेंटेनियस बोल सकता हूँ। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है और ये आपकी बड़ा एक तरह से एवरेज ईएमएफ है। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, दिस इज योर एवरेज, सॉरी क्या बेटा, एवरेज ईएमएफ। आई होप यू गेट द पॉइंट। एक बार मैंने प्लस माइनस साइन की बात वगैरह नहीं की है, नहीं की। ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज को मैं एक हल्का सा आपको बात और बताता हूँ, आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे बेटा मान लीजिए किसी लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका टाइम के साथ ग्राफ बना रखा है, ऐसे ऐसे ग्राफ बना रखा है, ठीक है। किसी टाइम t1 पर लेट से फ्लक्स है फाई 1 और किसी टाइम t2 पर लेट से फ्लक्स है फाई 2, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि t1 से लेकर t2 तक इस टाइम इंटरवल के अंदर कितना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तो आप बोलोगे सर एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है यहां से यहां तक चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इज ऑफ कोर्स फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाई टाइम टेकन, यहां से यहां तक का टाइम टेकन इज ऑफ कोर्स t2 माइनस t1। मैं यहां से एक बात और बताना चाहूंगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दो, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दो और मान लो कि मैंने इस एंगल को लिख दिया थीटा, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट tan ऑफ थीटा। ये एक तरह से सीकेंट टाइप बना लिया और इस सीकेंट का स्लोप लिख लिया tan थीटा इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ बेटा मैंने प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं एक बार के लिए मोड लगा लेता हूँ, मोड लगा लेता हूँ। समझिए इस बात को। एक बात और, अगर मैं यही फ्लक्स वर्सेस टाइम, फ्लक्स वर्सेस टाइम का मुझे कोई ग्राफ दे दिया ऐसा और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बताओ इस टाइम t पर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड है, तो मैं बोलूंगा कि किसी इंस्टेंट पर पूछ रहे हो, किसी टाइम पर पूछ रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप एवरेज नहीं पूछ रहे हो, आप इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हो। और इंस्टेंटेनियस तो डी फाई बाई डी टी होता है, और डी फाई बाई डी टी क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है स्लोप। अगर ये फाई है और ये टी है तो डी फाई बाई डी टी होता है स्लोप। तो आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो और उसका स्लोप लिख दो। लेट्स से बड़ा दिस एंगल इज थीटा, सो यू कैन से दैट कि इस पॉइंट पर अगर कोई मुझसे पूछे कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है, तो मैं कह सकता हूं कि दैट इज मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, या बेटा ऐसे ले दूंगा दैट इज tan ऑफ थीटा। समझ गए बेटा इस बात को। तो ईएमएफ इंड्यूस जो है आप उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। फाइनाइट टाइम इंटरवल हो तो एवरेज आएगी, और अगर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल हो तो आपके पास इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना हो तो डी फाई बाई डी टी, और अगर बेटा मान लो कि फाइनाइट टाइम इंटरवल में अगर एवरेज निकालना हो तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। नॉट दैट टफ, आई थिंक इतना तो बेटा आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बेटा अभी तक फैराडेज लॉ पूरा नहीं हुआ है, हमें फैराडेज लॉ के अंदर बहुत सारी बातें करनी है,
और करेंगे भी, लेकिन इस फैराडेज लॉ को पूरा करने के लिए हमें एक छोटा सा लॉ और देखना पड़ेगा, और उसे देखने के बाद हम थोड़ा सा इस फैराडेज लॉ को कंप्लीट तरीके से देख पाएंगे कि एग्जैक्टली इसमें है क्या, है ना। अभी तक हमने इसको अधूरा देखा है, अभी तक हम ऐसे मोड वोड लगाए काम चला रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा और इसको पूरा देखने के लिए हमें हल्का सा काम और करना पड़ेगा। तो चलिए, फैराडेज लॉ को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा लॉ और है, दैट इज लेंज लॉ। दैट इज लेंज लॉ या लेंज लॉ, ऐसे कुछ भी कहते हैं, ठीक है। अब लेंज लॉ क्या कहता है, सुनिएगा। लेंज लॉ ये कहता है, लेंज लॉ वाली बात ना वो दो तरीके से बोल सकते हैं, सुनना इस बात को। लेंज लॉ सेज दैट कि अगर आपके पास कोई लूप है और उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स अगर मान लीजिए लगातार बढ़ रहा है, इसमें से गुजरने वाला लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, मान लीजिए बढ़ रहा है, तो जैसे ही समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी। फैराडेज लॉ ने कहा भी था कि कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी। फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो ऑफ कोर्स क्लोज लूप है इसलिए करंट भी इंड्यूस होगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, ये जो करंट इंड्यूस हुआ है, ये हमेशा कोशिश करेगा कि फ्लक्स ना बढ़े, कि फ्लक्स ना बढ़े। फ्लक्स के बढ़ने के कारण ही तो ये करंट इंड्यूस हुआ था, और ये करंट इंड्यूस होने के बाद चाहता क्या है कि ये फ्लक्स ना बढ़े, कांस्टेंट हो जाए। हालांकि फ्लक्स के कांस्टेंट होने के बाद ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन वो कोई बात नहीं। इसका मन ये है कि हमेशा जिस कारण से ये इंड्यूस हुआ है उस कारण को अपोज करना। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुए हैं, ये जो करंट इंड्यूस हुए हैं, ये ईएमएफ इंड्यूस और करंट इंड्यूस हमेशा ये चाहेंगे कि जिस कारण से ये इंड्यूस हुए उस कारण को अपोज करना, और ये किसी तरह से चाहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए। तो फैराडेज लॉ तो बड़ा ठीक था अपनी जगह। अब हमारे पास लेंज लॉ ये कहता है कि बड़ा दिख तो रहा है, बड़ा लेंज लॉ सेज दैट कि जो भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है या फिर आपका जो इंड्यूस्ड करंट है will always oppose the cause which has induced them। इस ईएमएफ को या करंट को इंड्यूस करने के पीछे जो कोई कारण है उस कारण को अपोज करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें यहां पर एग्जांपल दिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड करंट ये चाहेंगे कि फ्लक्स घटे, फ्लक्स घटे। क्या कोशिश करना चाहेंगे कि फ्लक्स घटे। बढ़ने के कारण तो ये इंड्यूस हुए थे और अब चाहते क्या है कि अरे घट जाए। लेंज लॉ सेज दैट कि मान लीजिए कभी मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, मैग्नेटिक फील्ड घट रही है तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा। जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ तो इंड्यूस होगी। फ्लक्स चाहे बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फ्लक्स के घटने के कारण ही तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ये इंड्यूस्ड करंट आया, और अब ये जैसे ही इंड्यूस होगी ये क्या चाहेंगे कि फ्लक्स घटे नहीं, फ्लक्स बढ़े। अब इनकी कोशिश होगी किसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो घटाने की कोशिश होगी, घट रहा होगा तो बढ़ाने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, एक तरह से इनकी चाहत है, मन है कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे। फ्लक्स कांस्टेंट रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन कोशिश इनकी होगी कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो आई होप यू गेट द पॉइंट कि सबसे पहली बात बड़ा ये है कि लेंज लॉ ये कहता है कि जो भी आपका इंड्यूस्ड करंट है
जो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज विच हैज इंड्यूस्ड देम। जिस भी कॉज ने, जिस भी कारण से ये भी आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ आए हैं, इंड्यूस्ड करंट है, ये हमेशा उस कॉज को अपोज करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। इसी बात को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, लेंज लॉ states that induced current induced EMF will always oppose the change in मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स के चेंज को अपोज करेंगे। बढ़ रहा होगा तो घटाने की कोशिश करेंगे, घटेगा तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा हमारा लेंज लॉ है। इसको हम डिटेल में देखते हैं, इसकी क्या कहानी है, सारी बातें देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। और मैं हर बार ना आपको अलग अलग तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश भी करूंगा। जितने तरीके से मैं उस बात को समझाना चाहूंगा, मैं उतने तरीके से समझाऊंगा तुम लोगों को। सुनिएगा, जैसे बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये कंडक्टिंग लूप है, इसके अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और ये लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड अगर लगातार समय के साथ बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स इस लूप में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ही बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ लाइंस तो इसमें से गुजरने वाली बढ़ेंगी, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, केमिकल सेल की वजह से नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने, फ्लक्स के बढ़ने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो एक करंट इंड्यूस करेगी। और वो करंट इंड्यूस क्या करेगी कि जो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगी। सर ये अंदर की तरफ वाला फ्लक्स कैसे घट सकता है? ये अंदर की तरफ वाला फ्लक्स तब घट सकता है जब ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट जाए। ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे घट सकती है? ये मैग्नेटिक फील्ड तब घट सकती है जब करंट इस तरह से फैले कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए। और आप जानते हैं कि करंट यूं बहेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ। तो हम देखेंगे तो हमें करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर आएगा। और ये जो करंट जाता हुआ नजर आएगा उसको हम नाम दे देंगे बेटा क्या? इंड्यूस्ड करंट। सुनना इस बात को वापस से, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, लगातार बढ़ रही थी, तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो लगातार बढ़ रहा था। अब फ्लक्स के बढ़ने के कारण आपके पास कोई ना कोई करंट इंड्यूस हुआ है, कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस हुई है। अब ये करंट चाहेगा कि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है वो घट जाए। वो कैसे बढ़ सकता है? जब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट जाए। उस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए क्या करें? हम खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दें बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टिंग लूप कैसे क्रिएट कर सकता है? जब इसमें करंट बहने लग जाए इस तरह से। और जैसे करंट यूं बहता है, मेरे वजह जानते हैं कि हाथ राइट हैंड ऐसे चला दो, उसके कारण आएगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब हम ये सोचेंगे कि आखिर ये करंट आया कैसे ऐसे? क्या कोई केमिकल सेल लगा रखा है क्या? नहीं। हाँ, दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि हम ऐसा मान सकते हैं कि एक बैटरी लगा दी अपन ने यहाँ पे। ये बैटरी कोई केमिकल सेल नहीं है, ये बैटरी एक तरह से हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं बेटा क्या है? मॉड ऑफ d∅dt। सर पॉजिटिव पोलरिटी इस तरफ और नेगेटिव पोलरिटी इस तरफ क्यों लगाई? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वाली जो बैटरी है ये करंट इस तरह से दौड़ा है। एक्चुअल बैटरी नहीं लगा रखी है, ये बैटरी हमने सिर्फ मानी है। और ये जो बड़ा बैटरी मानी है, इसका जो ईएमएफ है ये किसी केमिकल सेल के कारण नहीं है, ये तो इस फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण है। टेक योर टाइम, और भी एग्जांपल लेंगे। लेकिन जब मैंने डायग्राम बनाई दिया है तो मैं इसी डायग्राम को एक तरीके से और समझा सकता हूं। मतलब अब आंसर आ चुका हमारा, ये करंट कैसे होगा, लेकिन मैं तुम्हें और इसके एक पर्सपेक्टिव बता सकता हूं। जैसे करंट है ऐसे, पूरा लूप है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। यहां पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं करंट का, तो उस पर फोर्स आएगा। देखो बड़ा फोर्स कैसे आएगा? डीएल वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर है ऐसे। डीएल की तरफ हाथ ले गए, बी है अंदर की तरफ, हाथ घुमाया ऐसे, तो इस पर फोर्स आया अंदर की तरफ। इसी तरीके से
ये बेटा मैंने यहाँ पर छोटा सा एक डीएल लिया, डीएल है ऐसे, बी है ऐसे, डीएल की तरफ हाथ लगे, बी की तरफ उंगलियां घुमाई, फोर्स आ गया अंदर की तरफ। यहाँ पर मैंने डीएल लिया ऐसे, बी है ऐसे, फोर्स आ गया अंदर की तरफ। डी समझ गए बेटा तुम? पूरा का पूरा जो वायर है ना उसमें फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये फोर्सेस क्या चाहेंगे? इस पूरे के पूरे इस लूप को श्रिंक करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? श्रिंक करना चाहेंगे। श्रिंक कर कर इसका एरिया घटाना चाहेंगे। देखो इसका एरिया घटना भी हम लेंज लॉज से बिल्कुल बड़े आराम से कह सकते हैं। कैसे? हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रही थी तो फ्लक्स लगातार बढ़ रहा था। अब करंट इस तरह से इंड्यूस हुआ कि उसके कारण इस लूप पर फोर्सेस ऐसे लगे कि सारा का सारा लूप श्रिंक होना चाहता है। श्रिंक होगा तो एरिया घट जाएगा और एरिया घटेगा तो फ्लक्स हल्का सा घट जाएगा। करंट किस कारण से इंड्यूस हुआ था? फ्लक्स के बढ़ने के कारण। और अब इसमें करंट इस तरह से दौड़ा कि सारा का सारा लूप इस तरह से श्रिंक होना चाहता है और श्रिंक होकर क्या करना चाहता है? एरिया को घटाना चाहता है। एरिया घटने से फायदा क्या है? फ्लक्स को घटाना चाहता है। और यही करंट इंड्यूस किस कारण से हुआ था? फ्लक्स के बढ़ने के कारण। और इंड्यूस होने के बाद चाहता क्या है कि यार किसी तरह से फ्लक्स घट जाए। और फ्लक्स को घटाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं कि वायर इस तरह से श्रिंक होना चाहते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो इसी बात को देखो हमने एक तरीके से और सोचा। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एक कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, कोई बात नहीं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ घट रही है। ये कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार समय के साथ कम हो रही है। ये कम करना कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। बट यहाँ पर एक मैग्नेट रख दो, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएंगे। मैग्नेट को लगातार दूर ले जाओ तो ऑफ कोर्स इसके अंदर लगातार मैग्नेटिक फील्ड तो कम होती जाएगी। ठीक है। अब जैसे 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 मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, हम जानते हैं कि इस लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो समय के साथ घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण फ्लक्स नहीं है, ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण है फ्लक्स का चेंज होना। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? यस। तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी? यस। ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगी? करंट इंड्यूस कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर ईएमएफ इंड्यूस और करंट इंड्यूस ऐसे होंगे कि कॉज को अपोज करेंगे। कॉज कौन है? कॉज है फ्लक्स का घटना, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स का घटना। और ये जो अंदर की तरफ गुजरता हुआ फ्लक्स घट रहा है, तो हमारी कोशिश क्या होगी? फ्लक्स को बढ़ाने की। और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्या करें? हाँ बोलो सर, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, हम उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएं? हमारे खुद के अंदर, मतलब लूप के अंदर करंट दौड़ने लग जाए ऐसे, और जैसे करंट दौड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। तो करंट दौड़ेगा ऐसे, और ये जो करंट है इसका हम नाम निकाल देंगे। बेटा इसका नाम निकाल देंगे क्या? इंड्यूस्ड करंट। सर इसका नाम इंड्यूस्ड करंट क्यों निकाला? बेटा इसका नाम इंड्यूस्ड करंट इसलिए निकाला क्योंकि ये जो करंट है किसी केमिकल से करंट नहीं है, ये तो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज, आस पड़ोस में चेंज होने के कारण हमने अपने अंदर कोई चेंज कर लिया, उसे तो हम इंडक्शन बोलते थे, तो इस करंट का नाम निकाल दिया इंड्यूस्ड करंट। सर लेकिन अगर ऐसे कोई करंट आ रहा है तो सर मुझे फील आ रही है, मुझे फील आ रही है कि ऐसे कोई बैटरी होनी चाहिए जिसकी लोअर पोलरिटी यहाँ पर और हायर पोलरिटी यहाँ पर। मैं पहले बोल दूं, ऐसे एक्चुअल में कोई बैटरी पड़ी नहीं है, कोई केमिकल सेल नहीं पड़ा है ऐसे, बस हमने मान ली है। और ये जो बैटरी है इसका जो ईएमएफ होगा, इसकी वैल्यू को हम कह सकते हैं कि दैट विल बी ऑफ कोर्स डी फाई बाई डी टी। दैट विल बी ऑफ कोर्स डी फाई बाई डी टी। ये बेटा इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई होप बेटा हल्का हल्का आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि कैसे कैसे लेंज लो काम करता है। हालांकि इसमें हमारी बात अभी तक अधूरी है, अभी हम थोड़ी सी बात आपको और बोलना चाहते हैं। हमारे पास इस सवाल में पता लग गया कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमें बढ़िया से पता लग गया। अब मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात को एक तरीके से और सोचें कि आखिर ये करंट कर क्या रहा है। ये जो करंट यूं जा रहा है, देखना मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, तो डीएल ऐसे, बी ऐसे, डीएल क्रॉस बी, फोर्स आएगा बाहर की तरफ। मैंने डीएल लिया ऐसे, डीएल ऐसे, बी ऐसे, डीएल क्रॉस बी, फोर्स आया ऐसे।
हर एलिमेंट पर फोर्स आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ये पूरे के पूरे लूप पर फोर्स बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ये जो बाहर की तरफ फोर्सेस हैं ये लगातार हमारे इस लूप को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, और बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो ये एरिया को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मतलब कोशिश तो बढ़ाने की है, मैं थोड़ी करूँगा कि फ्लक्स बढ़ जाएगा, लेकिन जरा सोचो बिल्कुल शुरुआत में है ना, सारा का सारा ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था, करंट इंड्यूस हुआ था, किस कारण से हुआ था? फ्लक्स के घटने के कारण। और ये अब करंट चाहता क्या है? कि फ्लक्स बढ़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लक्स बढ़ा देगा, इतना एफर्ट लगा देगा कि फ्लक्स बढ़ जाए, लेकिन इसने अपनी तरफ से कोशिश की कि फ्लक्स बढ़े। और किस कारण से ये ईएमएफ और करंट इंड्यूस हुए थे? फ्लक्स के घटने के कारण ही तो इंड्यूस हुए थे। और अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब इन्होंने खुद कोशिश की कि फ्लक्स किसी तरह से बढ़ जाए, और कोशिश में क्या किया? एरिया बढ़ाने की कोशिश हुई है। इस तरह से एरिया बढ़ाने की कोशिश हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा नहीं बेटा, लेकिन फिर भी इसने, लूप ने अपनी तरफ से कोशिश की फ्लक्स को बढ़ाने की, कोशिश की। आगे चलें और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। ये एक लूप, हालांकि ये वाला एग्जांपल हमारा जो पुराने वाला एग्जांपल है उनके जैसा सा ही है, बट ठीक है, मुझे लगता है कि मैं हर एग्जांपल के अंदर एक दो बातें एक्स्ट्रा आपको समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं, और अलग अलग पर्सपेक्टिव से बता सकता हूं। तो आपको भी थोड़ा सोचने मजबूर होंगे कि हाँ यार देखो सर, एक ही बात को कितने तरीके से सोच सकते हैं, सर कैसे रिलेट कर लेते हैं, हम भी कर लें। तो वो तुम्हें थोड़ा सा ऐसे सोचने के लिए मजबूर तो करेगा। बेटा मेरे पास ये एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इसमें कोई ना कोई करंट है। इसके पास में ये एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप मान लो बेटा ऐसा, ठीक है। अब ये जो करंट है लगातार टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो बताओ इस कंडक्टिंग लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगी? ये कंडक्टिंग लूप है, आपको बताना है कि इस कंडक्टिंग लूप के अंदर करंट कैसे इंड्यूस होगा, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी। सिर्फ इतनी सी बात डिस्कस करनी और कुछ नहीं। मैं करता हूं। करंट है ऐसे, तो करंट की तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया उस तरफ मैंने हथेलियां फैला दी, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ये करंट समय के साथ बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स इस लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस कंडक्टिंग लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या कोशिश होगी? फ्लक्स बढ़ेगा तो कोशिश होगी फ्लक्स को घटाने की। फ्लक्स को घटाने के लिए क्या करूं? फ्लक्स को घटाने के लिए अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको घटा दूं। उसको घटाने के लिए क्या करूंगा कि खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दूं। कैसे? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकती है? जब इस लूप में करंट कैसे बहे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? आप बोलोगे सर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट बहा दो, काम चल जाएगा। तो इसमें करंट आ जाएगा ऐसे। सर ये करंट क्या किसी केमिकल सेल के कारण आया? ऑफ कोर्स नॉट, ये है किसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फिलहाल हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे इमेजिन कर सकता हूं कि इट इज समथिंग लाइक दिस, कि यहां पर हायर पोलरिटी, यहां पर लोअर पोलरिटी, कि करंट को यूं भेज देगी, यूं ले आएगी। ये हमारी इंड्यूस्ड है। चलो बच्चों, हमें पता लग गया कि इसमें इंड्यूस्ड करंट कैसे होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैसे होगी। लेकिन मैं इसी बात को एक तरीके से और समझाना चाहता हूं। सुनना बेटा कैसे। देखो, इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे। दो पैरेलल वायर में जब भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाया करते थे तो रिपल्स एक दूसरे को रेपेल करते थे। याद करो बेटा, क्लास में करा रखा है। तो ये वाला वायर इस वायर को रेपेल करेगा विद सम फोर्स F1। ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वाली एरो बड़ी बनाई है, ये वाली एरो छोटी बनाई है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो फोर्स बड़ा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स छोटा है। हालांकि इस तार पर और इस तार पर भी फोर्स लगेगा। इस तार के बेटा करंट तो है ऐसे, सॉरी,
मैग्नेटिक फील्ड तो है ऐसे, करंट है ऐसे, तो इस पर फोर्स आएगा नीचे की तरफ, वही फोर्स आएगा इस पर ऊपर की तरफ, तो ये वाले दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, इनकी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बात सुने, अब मैं कह रहा हूं कि ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स तो कैंसिल, फिर भी चलो दिखा देता हूं, ऐसे और ऐसे, बाय सिमेट्री कह सकता हूं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल, लेकिन ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है, तो इस पूरे के पूरे लूप पर फोर्स किधर आ गया, लेफ्ट आ गया या राइट आ गया, तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स नेट फोर्स आ गया राइट। और जरा सोचो इस बात को कि इस पूरे के पूरे लूप पर जो नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में आया वो चाहता क्या है। आप बोलोगे सर ये जो जैसे जैसे लूप पर नेट फोर्स राइट में है वो इस लूप को राइट में ले जाएगा, और जैसे ही लूप को राइट में ले जाएगा ये इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से दूर हो जाएगा, और जैसे ही वो दूर हो जाएगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी वैसे ही इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स घट जाएगा। और एक्चुअली में इसमें ईएमएफ इंड्यूस किस कारण से होता, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के कारण, फ्लक्स के बढ़ने के कारण। तो इस पूरे के पूरे लूप पर जो फोर्स है नेट वो राइट साइड में लग गया, और उस राइट साइड में लगने के कारण ये लूप इस इनफाइनाइट वायर से दूर जाना चाहेगा, और दूर जाएगा तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड तो घट जाएगी, क्योंकि दूर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होती है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी थी, इस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, इस कारण से करंट इंड्यूस हुआ था, और वो जो करंट थे उन्होंने फोर्स इस तरह से लगाए कि मैग्नेटिक फील्ड को घटाए। मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए ये लूप लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, राइट में जाना चाहिए, और हमने देखा कि कैसे जा रहा है, राइट में जा रहा है, और नेट फोर्स लग रहा है राइट। आई रियली होप बेटा वाली बात तो समझ गए होंगे। इसी बात को मेरे बच्चे एक तरीके से और सोच सकते हैं कि देखो सर इस पर फोर्स ऐसे, इस पर फोर्स ऐसे, इस पर फोर्स ऐसे, इस पर फोर्स ऐसे, सर ऐसे लग रहा है जैसे पूरे के पूरे तार को हम श्रिंक कर रहे हैं, पूरे के पूरे लूप को हम श्रिंक कर रहे हैं। श्रिंक करने से एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, और ये सारा का सारा जुगाड़ हुआ क्यों था, ये ईएमएफ ये करंट आए क्यों थे, फ्लक्स के बढ़ने के कारण। तो हमारा तार जो है वो सारा सारा श्रिंक भी होना चाह रहा है, और साथ ही साथ में लेफ्ट नहीं राइट भी जाना चाह रहा है। और राइट क्यों जाना चाह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। श्रिंक क्यों होना चाह रहा है, एरिया घटेगा। और एरिया घटाकर और मैग्नेटिक फील्ड घटाकर क्या प्रूव करना चाहता है, ये प्रूव करना चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स काश घट जाए। और ये आखिर इतना सारा ईएमएफ और इतना सारा करंट आया किस कारण से था, इस कारण से आया था क्योंकि इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ा था। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। मैंने जानबूझ के एक ही बात को इतने सारे तरीकों से बताया है। एक और बताया तो सुनो, ये आपके पास बेटा फिर से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसमें करंट आई, ये बेटा आपके पास लूप, और समय के साथ ये करंट लगातार घट रहा है, समय के साथ बेटा लगातार करंट घट रहा है। तो उस कंडक्टिंग लूप में क्या होगा, करंट अगर घट रहा है तो आखिर इस कंडक्टिंग लूप में क्या होगा जरा बताना। करंट है ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अच्छी बात है। करंट अगर घटेगा तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो इस लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो बाय फैराडेज लॉ ऑफ कोर्स इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो अब लेंज लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर घटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर घटा है, तो कोशिश अब मैग्नेटिक फील्ड को और फ्लक्स को बढ़ाने की होनी चाहिए। अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स अगर मुझे बढ़ाना है तो क्या करूं, तो आप बोलोगे सर आप भी क्रिएट कर दो फ्लक्स ऐसे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ फ्लक्स कैसे क्रिएट हो सकता है, अंदर की तरफ फ्लक्स कैसे क्रिएट हो सकता है, करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आए या ऐसे क्लॉकवाइज आए, तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स ऐसे क्लॉकवाइज करंट है। और ये जो करंट आया है ये किसी बैटरी के कारण नहीं आया है, इस करंट के पीछे कारण है इस करंट का घटना, आस पड़ोस में चेंज होने के कारण इसमें करंट आया, इसने नाम निकाल दिया इस करंट का इंड्यूस्ड करंट। दिखाना चाहो तो एक बैटरी दिखा सकते हो, लो एक्चुअल में ऐसी कोई बैटरी लगी हुई नहीं है, एंड दिस बैटरी हैज सम ईएमएफ, लेट्स दैट ईएमएफ इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये कोई एक्चुअल में बैटरी लगी हुई नहीं बेटा, आपने लिख दिया ऐसे। सर बता दिया हमने तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, बिल्कुल बता दी, लेकिन थोड़ा सा एनालाइज कर लें, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। सेम डायरेक्शन में करंट है तो ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को रेपेल करेंगे। बेटा ये वाली एरो बड़ी इसलिए दिखाई क्योंकि F1 बड़ा है, ये वाली एरो छोटा इसलिए दिखाई क्योंकि F2 छोटा है। ये दोनों वायर दूर है बेटा तो फोर्स छोटा है। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट है ऐसे, तो DL वेक्टर है ऐसे, B वेक्टर है ऐसे। ऑफ कोर्स इस पर फोर्स आएगा ऐसे, इस पर फोर्स आएगा ऐसे। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आप समझिए बेटा दोनों बराबर आएंगे, लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो सारा का सारा लूप किधर जाना चाह रहा है, लेफ्ट जाना चाह रहा है या राइट जाना चाह रहा है। आप बोला F1 बड़ा है F2 छोटा है तो ऑफ कोर्स ये लूप तो लेफ्ट जाना चाह रहा है। आखिर इसके लेफ्ट जाने से फायदा क्या है? आप बोला फायदा फायदा है। अगर ये सारा का सारा लूप अगर लेफ्ट जाएगा तो तार के नजदीक जाएगा, तार के नजदीक जाएगा तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी, फ्लक्स तो इसमें से गुजरने वाला बढ़ेगा। और इसका मोशन किस कारण से हुआ था? कारण था मैग्नेटिक फील्ड का घटना, फ्लक्स का घटना। और इसने क्या कोशिश की? फ्लक्स का बढ़ाने की कोशिश करी, और बढ़ाने के लिए लूप जो है इधर आना चाह रहा है। अच्छी बात। इसी तरीके से इस पूरे लूप पर जरा फोर्सेस देखो, बाहर की तरफ खींच रहे हो, 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 पूरे लूप को तुम बाहर की तरफ खींच रहे हो। अरे बाहर की तरफ खींच रहे हो, चाहते क्या हो? और बाहर की तरफ खींच के मैं चाहता हूं कि एरिया बढ़ जाए, और अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स तो बढ़ेगा। तो दोनों बातें हो गई। ये लूप जो है ये लेफ्ट में भी आना चाह रहा है और ये लूप ऐसे एक्सपेंड भी होना चाह रहा है, और दोनों के पीछे कारण क्या है? फ्लक्स को बढ़ाना चाहता है। और ये आखिर करंट इस तरह से आया क्यों था? फ्लक्स के घटने के कारण। और अब इसकी सारी डिमांड क्या है? किस तरह से फ्लक्स बढ़ जाए। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बड़ा हमारे पास छोटा सा जुगाड़ था। हर बार हर सिचुएशन को हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सब हो जाएगा इससे हमारा काम। चलिए बच्चों, दो एग्जाम्पल ऐसे अपन और लेते हैं। चलो एक ही लेते हैं, बोर हो गए, फिर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे से एग्जाम्पल काफी देर से देख ही रहे। सुनिएगा क्या कहानी है, बेटा सुनिएगा। और मैं कहानी में ही और मुझे दो चार बातें और ऐसी हैं जो मैं बताने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा। अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाह रहा हूं। बेटा करंट आई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और ये करंट आपका फिक्स है, करंट आपका फिक्स है। यहां पर आपके पास एक लूप है, दूसरा इस लूप का मास जो है वो m है, और इस लूप को मैंने शुरुआत में सामने की तरफ एक वेलोसिटी दे दी है v इनिशियली। हमेशा नहीं बेटा, शुरुआत में एक वेलोसिटी दी इस तरफ भी, कोई ग्रेविटी नहीं है। अब सोचो बेटा क्या होगा? इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो इसके अंदर बड़ा फ्लक्स है कुछ ना कुछ। अब हम जानते हैं कि ये लूप जो है ये जैसे 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 दूर जाएगा, तो इस वायर से जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड तो लगातार घटेगी। सर करंट तो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट हुआ, लेकिन इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है। आर क्या होता है? इस इनफाइनाइट वायर से डिस्टेंस। जितना ये वायर दूर जाएगा बड़ा आर बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड तो घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड लगातार घटेगी। पिछले वाले सवाल में कारण कुछ और था, इस करंट का घटना कारण था। अब कारण क्या है? अब कारण क्या है? इस वायर का दूर जाना। वायर अगर ये कंडक्टिंग लूप अगर दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो हमारी कोशिश होगी कि फ्लक्स को बढ़ाना, अंदर की तरफ जाने वाले फ्लक्स को बढ़ाना है। तो क्या कोशिश करेंगे? कोशिश करेंगे करंट आए। करंट कैसे आए? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स करंट आना चाहिए क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट आता है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड आती है अंदर की तरफ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ थी, लूप ने भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही क्रिएट इसलिए की क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी। हमें घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड को, हमें घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए हमने खुद ने करंट बेटा इस तरह से इंड्यूस कर दिया। इस करंट का हमने नाम निकाल दिया इंड्यूस्ड करंट, और इस करंट को दिखाने के लिए हमने एक ईएमएफ इंड्यूस्ड भी दिखा दिया। बात तो बड़ा समझ में आई गई होगी। अब और भी एनालाइज कर सकते हैं अपन, तो सेम डायरेक्शन में करंट,
फोर्स ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट, फोर्स ऐसे, ये वाले फोर्स तो वैसे कैंसिल, ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स आएगा इस तरफ, नेट फोर्स आएगा इस तरफ, तो एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ। और अगर एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ तो हम जानते हैं कि v वेलोसिटी तो शुरुआत में थी, ये वेलोसिटी लगातार समय के साथ घटेगी, कम होगी, क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा और ये वाला फोर्स छोटा, और नेट फोर्स अगर इस तरफ है तो इस लूप के पास जो वेलोसिटी वो लगातार घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और ऐसे लगातार इसकी वेलोसिटी घटती गई, घटती गई, घटती गई, घटती गई, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस लूप की जो वेलोसिटी है बेटा वो हो जाएगी जीरो। और जैसे ही उस लूप की वेलोसिटी जीरो हुई, जब भी उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, तब इस लूप के कारण उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका करंट तो वैसे कांस्टेंट था। अब ये लूप तो एक फिक्स पोजीशन पे आ गया, तो अब I भी कांस्टेंट है और इस लूप से R भी कांस्टेंट है। अब इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया कांस्टेंट, और जैसे ही उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया कांस्टेंट, अब इसमें किसी प्रकार की कोई EMF इंड्यूस्ड नहीं है, या ऐसे बोल दूं कि EMF इंड्यूस्ड जीरो है। EMF इंड्यूस्ड जीरो है तो करंट इंड्यूस्ड जीरो है, और अगर करंट इंड्यूस्ड जीरो है तो ऑफ कोर्स अब ये वाला तार इस वाले तार पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अब ये वाला तार जो है इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, इस पर लगने वाला फोर्स भी जीरो है, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है, और ये आ गया है अब रेस्ट पे। समझ गए इस बात को बेटा? इस लूप को हमने जैसे ही वेलोसिटी दी सामने की तरफ, इसमें करंट इंड्यूस हुआ। ये करंट किसी बैटरी करंट नहीं है कि वो कोई केमिकल सेल हो लगा रखी हो, जिसने केमिकल सेल ने उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह, ऐसे नहीं। इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण, और ये जो करंट था ये इस तरह से था कि नेट फोर्स इस पूरे लूप पर इस तरह से आया, और जो नेट फोर्स इस तरफ था, एक्सेलरेशन इस तरफ था, वो लगातार इस लूप का करंट कम करता है, कम करता है, कम करता है, कम करता है, और कहीं ना कहीं जाकर इस लूप की वेलोसिटी को जीरो कर देगा। जैसे उस लूप की वेलोसिटी जीरो हो गई, अब उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, अब EMF इंड्यूस जीरो हो गई है, EMF इंड्यूस जीरो हो गई तो ऑफ कोर्स करंट इंड्यूस जीरो हो गया, और करंट इंड्यूस जीरो हो गया तो अब वो वाला लूप और ये वाला लूप एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, अब वो वाला लूप कहीं नहीं जाएगा, और अब उसका फ्लक्स हो गया कांस्टेंट। यही तो चाहते थे, फ्लक्स को कांस्टेंट करना ही तो हम चाहते थे। अच्छी बात है बेटा, बढ़िया। यहां से मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाह रहा हूं, और वो ये है कि जरा ध्यान से देखो कि इस लूप के पास शुरुआत में कोई काइनेटिक एनर्जी थी 12mv², और बाद में इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई है जीरो। कहां गई ये काइनेटिक एनर्जी? कहां गई? दिमाग लगाओ इस बारे में कि यार ये काइनेटिक एनर्जी कहां गई। कहीं नहीं, कहीं जानी चाहिए। तो इसका जवाब हमारे पास, और वो जवाब ये है कि अगर इस तार के अंदर करंट बहा है तो ऑफ कोर्स इसी करंट को बहाने के लिए आज तक हम लोग केमिकल एनर्जी यूज करते थे, केमिकल सेल यूज करते थे, और वो केमिकल एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते थे। आज ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है, केमिकल सेल तो यूज ही नहीं किया, तो आखिरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहां से? तो आप ऐसा कह सकते हो कि दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज कम आउट फ्रॉम दिस काइनेटिक एनर्जी। और तो और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इसका रेजिस्टेंस R है, इस पूरे लूप का अगर रेजिस्टेंस R है, तो बार बार अगर I करंट जाएगा तो पावर होगा I² इंटू R, और जो टोटल हीट लॉस होगी दैट विल बी I² इंटू R इंटू dt। ये जो होगी जीरो से लेकर बेटा मान लो कि इन्फिनिट टाइम बाद जाके रुक रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इट शुड बी इक्वल टू 12mv²। जो इस लूप के पास शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी वो आखिर में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, और यही काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर रेजिस्टेंस लगा रखा है तो दैट रेजिस्टेंस विल कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, या फिर बेटा बल्ब लगा रखा है तो लाइट एनर्जी, या बेटा कोई और चीज लगा रखी है तो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेगी। लेकिन उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहां से? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज तक आती थी केमिकल सेल से। पूरा चैप्टर पढ़ लिया अपन ने कि बेटा ये बैटरी है, ये सेल है, वो हर बार केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आज क्या है कि केमिकल सेल तो है ही नहीं, तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स भागे कैसे? करंट कैसे आया? ये करंट आने के पीछे, इलेक्ट्रॉन्स भागने के पीछे कोई ना कोई एनर्जी देने वाला तो होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि सर इस केस के अंदर ये जो
लूप के पास शुरुआत में टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी. दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू अवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज वेरी फैसिनेटिंग. हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा. केमिकल सेल में हल्का फुल्का देखा कि कैसे केमिकल एनर्जी वाज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आज हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड दिस फैराडेज लॉ या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एक्सट्रीमली यूज्ड टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और हम अब इस चैप्टर में और इवन अगले चैप्टर में सिर्फ यही बातें पढ़ेंगे कि कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और वो एनर्जीज हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. पूरा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर अगेन इसी बात पर होगा कि कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो ये एक प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और हमारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी आज बनती है वो सारी की सारी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बनती है कि उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कराते हैं. मैं हल्का फुल्का आइडिया भी दे सकता हूं, हालांकि हम उसको डिटेल में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन सुनना इस बात को, हम क्या करते हैं कि दो मैग्नेट्स लगा देते हैं ऐसे. बड़ा मान लीजिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और बीच में ऐसे एक कंडक्टिंग लूप ले देते हैं खूब सारे टर्न्स बनाकर, और इस लूप को हम ऐसे ओमेगा से घुमाते रहते हैं. तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है. और ये जो लूप है ये लगातार यूं रोटेट करता रहता है. लूप अगर लगातार रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल लगातार चेंज होता रहता है. एंगल लगातार चेंज होता है तो ऑफ कोर्स इसमें से लगातार फ्लक्स चेंज होता रहता है. फ्लक्स चेंज होता रहता है तो लगातार इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता रहता है. और अगर ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा तो ये हमारे पास एक सोर्स हो गया किसका, इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सेल का काम ही है कि ईएमएफ इंड्यूस करना. ये ईएमएफ इंड्यूस कर देगा हमारे लिए अच्छी खासी. लेकिन सर इस लूप को घुमाएगा कौन? इस लूप को घुमाने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं. जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन में हम क्या करते हैं कि किसी डैम में अच्छी खासी हाइट से हम पानी फेंकते हैं. वो पानी आता है नीचे आता है, और उस पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन से घुमाती है. वो टरबाइंस इस पूरे लूप को घुमाते हैं. न्यूक्लियर पावर स्टेशन में मोर और लेस ही होता है. न्यूक्लियर पावर स्टेशन में या फिर थर्मल पावर स्टेशन में पानी को गर्म किया जाता है. बस थर्मल पावर स्टेशन में कोल से पानी को गर्म करते हैं, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर ऑफ कोर्स है ना न्यूक्लियर एनर्जी से पानी को गर्म करते हैं. वो पानी गर्म होता है, उससे स्टीम बनती है. वो स्टीम जैसे ऊपर उठती है वो टरबाइंस को मूव कराती है. वही टरबाइंस हमारे इस लूप को घुमाते हैं. तो हर केस में अगर देखो तो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी. This electric energy has been created by the mechanical energy, either the mechanical energy of that water or steam or something like that. हम इसको आगे आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन सारी की सारी कहानी बेटा यहीं से स्टार्ट हुई है कि कैसे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल इसी बात पे एक छोटा सा एग्जांपल, और बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है. आराम से इत्मीनान से सुनिएगा. बोले बेटा. चलिए, हमारे पास ये एक कंडक्टिंग लूप है. मैंने बेटा इसको किसी तरह से फिक्स किया हुआ है. इसको मैंने किसी तरह से फिक्स किया हुआ है, ठीक है. इसकी एक्सिस पर मैंने एक मैग्नेट रखी हुई है इस तरह से, जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर. इस मैग्नेट का मास मेरे बच्चों m है, ठीक है. इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूं गुजर रही है बेटा. ठीक है. इस मैग्नेट को मैंने इस तरफ वेलोसिटी दे दी v. कांस्टेंट नहीं बेटा वेलोसिटी, इनिशियली देकर छोड़ दी. कोई ग्रेविटी वगैरह कंसिडर मत करना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही कंसिडर करने. एक बार के लिए ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लो तो अपने लिए सोचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ठीक. अब हुआ क्या कि जैसे ये मैग्नेट दूर जाएगी, ऑफ कोर्स मैग्नेट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड घटेगी. मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो इस कंडक्टिंग लूप में से इस तरफ जो फ्लक्स जा रहा है वो घटेगा.
फ्लक्स घटेगा तो बाय लेंज लो इसमें करंट इंड्यूस होगा। कैसे? फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, इधर की तरफ गुजरने वाले फ्लक्स को आखिर कैसे बढ़ाऊं? तो आप बोलोगे सर फ्लक्स को बढ़ाने के लिए आप एक काम कीजिए, खुद फ्लक्स क्रिएट कर दीजिए। ऐसे फ्लक्स ऐसे कैसे हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दीजिए ऐसे। और अभी हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं? सर इसमें करंट बहा दो और उस करंट का हम नाम निकाल देंगे इंड्यूस्ड करंट। और फैराडे ने कहा था कि ऐसे करंट आ सकता है। तो अगर इधर की तरफ अगर करंट डालना है तो करंट भेज दीजिए पूरे लूप में ऐसे, आपकी तरफ से ऊपर मेरी तरफ से ऐसे नीचे, आपकी तरफ से ऊपर मेरी तरफ से नीचे, करंट भेज दीजिए ऐसे, करंट जाएगा ऐसे, तो यू मैग्नेटिक फील्ड और आ जाएगी। तो हुआ क्या? ये हमारा लूप, इसमें करंट बढ़ा गया ऐसे, करंट गया ऐसे, आपकी तरफ से ऊपर मेरी तरफ से नीचे ऐसे, और ये जो करंट गया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऐसे। और मैग्नेट आप जानते हो जैसे ही दूर गई, ये नॉर्थ ये साउथ, कुछ लाइंस तो बेटा अब भी पास होंगी, बाकी लाइंस हो सकता है बेटा बाहर से निकल जाए। ठीक है, अब ये जो लूप है इसके अंदर करंट आ गया ऐसे, इस करंट का हमने नाम निकाल दिया बेटा क्या? इंड्यूस्ड करंट। और इसके डायरेक्शन मैंने सोच ली। फिर से बोलो इस बात को, इस बार मैग्नेटिक कारण मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरफ, बार मैग्नेट दूर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की, फ्लक्स को बढ़ाने की। तो हमने खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी ऐसे, तो करंट आ गया इसके अंदर ऐसे, और करंट आ गया ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, और सुनो, ये जो करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट यूं जा रहा है, यू नो दैट इट कैन बिहेव लाइक ए मैग्नेट हुज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन एज करंट इनटू एरिया। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अगर एरिया निकालना हो तो क्या करना होता है कि करंट जा रहा है ऐसे, तो करंट की तरफ हाथ घुमाओ ऐसे, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो आप कह सकते हो कि इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट हुज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज लाइक दिस। सो दिस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। This loop will behave like a bar magnet, and we had read this concept already. This is south and this north will attract each other. इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, लूप पर फोर्स लगेगा ऐसे, लूप मूव नहीं कर सकती, वो फिक्स है। लेकिन मैग्नेट जो है उसके पास वेलोसिटी इस तरफ थी, अगर उस पर फोर्स लगा इस तरफ तो ऑफ कोर्स इस मैग्नेट की वेलोसिटी लगातार घटेगी, मैग्नेट की वेलोसिटी लगातार घटेगी। अब मेरी बात वापस से सुनना, मैं आपसे पूछूं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुई, तो इसका अलग अलग बच्चा अलग अलग जवाब दे सकता है। कोई बच्चा कहे कि सर मैग्नेट दूर जाएगी तो इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो सर मैग्नेटिक फील्ड घटना कारण है, मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना कारण है, इसमें से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड का घटना, मैग्नेटिक फील्ड का कम होना कारण है इसके ईएमएफ इंड्यूस होने का। तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होगा, ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए करंट आना चाहिए ऐसे, सट से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। कोई दूसरा बच्चा इसी बात का जवाब ऐसे दे सकता है कि सर इसके अंदर से ईएमएफ इंड्यूस हुई है, करंट इंड्यूस हुआ है, उसके पीछे कारण है इस मैग्नेट का दूर जाना, क्योंकि अगर ये मैग्नेट अगर दूर नहीं जाती ना तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स तो कांस्टेंट रहता, फ्लक्स कांस्टेंट रहता तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, कोई करंट इंड्यूस नहीं। तो सर इसका कारण है इस मैग्नेट का दूर जाना, तो इसके अंदर करंट इस तरह से बहेगा कि वो करंट इस मैग्नेट पर फोर्स इस तरह से लगाएगा कि कॉज को अपोज करेगा। तो कॉज कौन है? वेलोसिटी, उसको अपोज कौन कर रहा है? फोर्स। देखो बिल्कुल सारी बातें सेट बैठ रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड से सोचना चाहो मैग्नेटिक फील्ड से सोच लो, और इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि आखिर इस मैग्नेट का दूर जाना ही तो कारण है इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स के चेंज होने का। अगर ये मैग्नेट फिक्स किसी पोजीशन में पड़ी होती तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स तो कांस्टेंट रहता, तो काश ये दूर न जाए, और दूर न जाए तो इस पर फोर्स कैसे लगना चाहिए? ऐसे, और देखो फोर्स लग भी रहा है। यही नहीं, मैं और बात ही बोलना चाहता हूं।
ये जो फोर्स होगा लगातार इसकी वेलोसिटी को घटाएगा घटाएगा घटाएगा, और घटाते 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 हो सकता है कि कभी ना कभी इस मैग्नेट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए। और जैसे ही इस मैग्नेट की फाइनल वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाकर जीरो हो गई, उस मैग्नेट के कारण इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, और जैसे फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा वैसे इसमें से गुजरने वाला जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट हो गया वैसे ही ऑफ कोर्स ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा, और जैसे ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा इसमें से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाएगा, और जैसे इसमें से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाएगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, और जैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा उस मैग्नेट को अट्रैक्ट या रेपेल करना बंद कर देगा, और जैसे उसको अट्रैक्ट या रेपेल करना बंद कर देगा वो मैग्नेट जहां पड़ी है मेरे बच्चे वहीं पड़ी रहेगी। तो इसका मतलब मैग्नेट की वेलोसिटी लगातार घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, और वहां जाकर उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स आपका हो जाएगा कांस्टेंट, और ईएमएफ इंड्यूस जीरो, करंट इंड्यूस हो जाएगी फाइनली जीरो। लेकिन मजे की बात यह कि मैग्नेट के पास शुरुआत के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। हम जानते हैं कि मैग्नेट के पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है जीरो, तो आखिर ये हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? तो आप बोलो, सीधी सी बात है कि इस लूप में जो करंट आया है इसको बहाने के लिए आपने कोई बैटरी लगा रखी क्या? ऐसी कोई बैटरी है क्या यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है? नहीं, इसका मतलब इस बैटरी ने इस लूप के अंदर जो करंट बहा है उसके पीछे जिम्मेदार यही है, एंड इट्स मैकेनिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सिर्फ मैग्नेट दूर जाएगी तो ऐसा होगा, मैग्नेट अगर नजदीक आएगी तब भी ऐसा होगा। मैं करके दिखाता हूं, मैग्नेट अगर नजदीक आएगी बेटा तब भी ऐसा होगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझ गए, बट स्टिल ऐसे 1-2 मिनट लगनी है, सुन लो बेटा वापस। मैग्नेट चाहे दूर जाए चाहे नजदीक आए, बेटा बात तो मोर और लेस वही रहेगी। अब बस मैग्नेट नजदीक आ रही होगी तो ऑफ कोर्स लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो इस बार उसमें करंट इस तरह से इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स को वो घटाए। ठीक है, सोच लेंगे, ऐसे कोई नया काम थोड़ी बेटा, पिछले 1 घंटे से यही काम कर रहे हैं अपन। तो मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग लूप है, इस तरह से फिक्स है, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसी हैं, और इस मैग्नेट को मैंने इस बार वेलोसिटी दे दी है इस तरफ। अब क्या होगा, ये लूप है, मैग्नेट अगर नजदीक आएगी तो ऑफ कोर्स इसके हर पॉइंट पर इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स कोशिश क्या होगी, फ्लक्स को घटाने की। फ्लक्स को घटाने की कोशिश होगी तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी उसको घटाने के लिए हम खुद क्रिएट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए करंट कैसे आना चाहिए, आप बोलो सर यूं आना चाहिए, आपकी तरफ से तो नीचे, मेरी तरफ से ऊपर। करंट यूं आएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगी। तो आप कह सकते हो कि सर इस केस इसमें दिखा दूं, करंट आ जाएगा ऐसे, आपकी तरफ से नीचे बेटा मेरी तरफ से ऊपर। और जैसे ही करंट यूं आया, वी नो दैट दिस करंट कैरिंग लूप विल बिहेव लाइक ए, क्या बोलते हैं बेटा उसको, मैग्नेटिक डायपोल। और मैग्नेटिक डायपोल में निकालने के लिए बेटा करंट है ऐसे, तो करंट की तरफ हाथ घुमाओ, अंगूठा आ गया इस तरफ, अंगूठा आ गया इस तरफ, मतलब मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस तरफ, मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस तरफ। इसका मतलब दिस विल बी नॉर्थ पोल, दिस विल बी साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे, रेपेल। इस पर फोर्स इस तरफ, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन इस तरफ, लगातार वेलोसिटी घटेगी। घटनी भी चाहिए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ही तो कारण है इसके अंदर आने वाले फ्लक्स के चेंज होने का। अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, अगर इस मैग्नेट की वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस आपकी वैसे ही जीरो हो जाएगी, करंट इंड्यूस तो वैसे जीरो हो जाएगा। तो कारण कौन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को अपोज कौन कर रहा है, ये वाला आपका फोर्स। वो फोर्स किस कारण से है, इसके इंड्यूस्ड करंट के कारण। और उस इंड्यूस्ड करंट के पीछे कारण कौन था, वेलोसिटी। इस वेलोसिटी ने ही इस इंड्यूस्ड करंट को
क्रिएट किया और इस इंड्यूस्ड करंट ने इसी वेलोसिटी को अपोज कर दिया। इस वेलोसिटी ने इस इंड्यूस्ड करंट को ही तो क्रिएट किया और इसने क्रिएट होने के बाद इसी वेलोसिटी को अपोज कर दिया, मतलब कम करने की कोशिश कर रहा है। आई होप बेटा तुम समझ गए होंगे। और इसकी वेलोसिटी घट रही है तो इस मैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी घट रही है, मैग्नेटिक की काइनेटिक एनर्जी घट रही है। इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये भी है कि ये काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं जा रही है। आप जानते हो कहां जा रही है, कि यही काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के पीछे कारण है, और कोई हमने कोई बैटरी तो लगाई थोड़ी यहां पे यार। चलिए बच्चों, थोड़ा रिपीटेटिव हो गया और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंडक्टिंग लूप, वर्टिकल प्लेन है बेटा, ग्रेविटी कंसीडर करनी है। ये कोई मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, इसके कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएंगे ऐसे। मैंने इसको रिलीज कर दिया है। रिलीज करते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी बेटा, इसका एक्सेलरेशन g होगा, g से कम होगा, g से ज्यादा होगा, इतना सोचना है बस। तो आप कहोगे कि इसे जैसे रिलीज किया, इस पर ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। m मास की अगर मैग्नेट है mg लगेगा, मैंने कहा जबकि ग्रेविटी है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट नीचे आएगी, इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, नीचे की तरफ आने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। तो कोशिश क्या होगी, फ्लक्स को घटाने की। फ्लक्स को घटाने के लिए ये लूप कैसे बिहेव करेगा, इस लूप में करंट डालना जाएगा और करंट ऐसे आएगा, यूं। करंट यूं इसलिए आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए ऊपर की तरफ। और जैसे ही करंट यूं आया, जैसे ही करंट यूं आया, हम जानते हैं कि ऊपर आ जाएगा नॉर्थ पोल, नीचे आ जाएगा साउथ पोल। ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को बड़ा क्या करेंगे, रेपेल। मुझे नहीं पता है फोर्स कितना होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि बहुत बड़ा तो फोर्स होने से रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा फोर्स आ गया, ठीक है। इतना जरूर पता है कि अब नीचे की तरफ फोर्स है वो mg नहीं है, वो mg माइनस एफ है। तो इसका जो भी एक्सलरेशन आएगा नीचे की तरफ, वो g नहीं है, g से कम है। बड़ा g नहीं है, g से कम है। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये लूप है बेटा, फिर से वर्टिकल प्लेन है और ये मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, m मास की मैग्नेट है। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ जरा। तो आप बोलोगे साउथ पोल पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होती है। मैग्नेट नीचे आ रही है बेटा। अगर मैग्नेट नीचे आएगी तो इस लूप में जो नीचे की तरफ गुजरने वाला फ्लक्स है वो तो घटेगा। मैग्नेट जितनी दूर जाएगी, इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स तो घटेगा। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, उस फ्लक्स को बढ़ाने की। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए हमें खुद मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करनी पड़ेगी, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकती है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है जब करंट आए ऐसे, थोड़ा करंट आएगा ऐसे। और बड़ा जैसे मैग्नेटिक फील्ड यूं आई, एक किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा कि मैग्नेटिक डायपोलमेंट की तरह, जिसका नॉर्थ पोल है नीचे की तरफ, साउथ पोल ऊपर की तरफ। तो दिस लूप विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल नीचे की तरफ, साउथ पोल ऊपर की तरफ। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे बड़े क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इस पर एक फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ, mg तो बड़ा नीचे की तरफ है ये, mg नीचे, f ऊपर है। ऑफ कोर्स बड़ा f बहुत बड़ा फोर्स तो नहीं होगा, लेकिन नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन g हुआ करता था उसको घटा दिया। नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन वो g नहीं है बल्कि g से कम है, g नहीं है बल्कि g से कम। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज सवाल ही है, और सवाल के अंदर बेटा मेरे पास ऐसे कोई नई बात नहीं, मैं बस वही लेंज लो पे पूछ रहा हूं।
आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। इस लाइन के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इस लाइन के राइट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब एक लूप है, ऐसे स्क्वायर काइंड ऑफ लूप है, ये आ रहा है ऐसे अंदर की तरफ। अब जब लूप यहां पर है तब तो ऑफकोर्स थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है और कांस्टेंट भी है, जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है। फ्लक्स जब तक कांस्टेंट है तब तक बेटा कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन जैसे ये लूप अंदर एंटर करेगा, जिस टाइम पर अंदर एंटर कर रहा होगा उस टाइम हम जानते हैं कि ये जो रीजन है ना, यहां पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन ये वाला जो रीजन है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और इस लूप के पास बेटा वेलोसिटी है सामने की तरफ। तो जैसे जैसे वाला लूप आगे आएगा, ऑफ कोर्स वो एरिया, जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ इंड्यूस क्या चाहेगी कि फ्लक्स घट जाए। अंदर की तरफ गुजरने वाले फ्लक्स को घटाना है तो हमें फ्लक्स क्रिएट करना पड़ेगा बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लक्स क्रिएट करने के लिए क्या करें, तो आप बोलो सर बाहर की तरफ फ्लक्स क्रिएट करने के लिए इंड्यूस्ड करंट आ जाना चाहिए ऐसे, और ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये फ्लक्स क्रिएट कर देगा बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा बाहर की तरफ। तो जब ये लूप अंदर एंटर कर रहा होगा उस टाइम पर इंड्यूस्ड करंट आएगा। लेकिन जैसे ही लूप अंदर आ गया, अब क्या है, अब कुछ नहीं है। जैसे ही लूप आ गया, अब चाहे लूप यहां पर हो चाहे लूप यहां पर हो, क्या फर्क पड़ता है, जितना फ्लक्स यहां पर है उतना फ्लक्स यहां पर है, तो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। सर आपने तो कहा था कि ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण फ्लक्स है। मैंने कभी नहीं कहा कि ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण फ्लक्स है, मैंने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण फ्लक्स का चेंज होना है। यहां पर खूब सारा फ्लक्स जा रहा है, बढ़िया बात है, अब भी उतना ही फ्लक्स जा रहा है, जितना फ्लक्स यहां पर उतना फ्लक्स यहां पर। जब एक बार लूप इस एरिया के अंदर आ गया तो अब तो बड़ा फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस तो आएगा जीरो। अब फिर से फ्लक्स चेंज होगा, कब, जब ये लूप बाहर निकलेगा। जब लूप बाहर निकलेगा तब फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि अब अगर इस लूप के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ, तो ये वाला जो एरिया है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, और ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड है तो इस लूप में से कोई ना कोई फ्लक्स है। और ये जैसे जैसे ये लूप बाहर जाएगा तो ये वाला जो एरिया है जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है, ये एरिया घटेगा, और एरिया घटेगा तो ऑफ कोर्स फ्लक्स घटेगा। फ्लक्स घटेगा, अंदर की तरफ गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, फ्लक्स को बढ़ाने की। अंदर की तरफ गुजरने वाले फ्लक्स को अगर बढ़ाना है तो ऑफ कोर्स हम करंट क्रिएट कर देंगे ऐसे, और ये जो करंट आया है ऐसे, ये किसी बैटरी की वजह से नहीं आया है, ये तो हमारा इंड्यूस्ड करंट है, ये तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण जो करंट है। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। हम काफ़ी देर से वही बातें बार बार रिपीट ही कर रहे हैं। चलिए अब एक लास्ट सवाल और कराता हूँ लेंज लो पे, बड़ा फिर लेंज लो को हम एक बार के लिए ख़त्म करते हैं ना, फिर अपन वापस अपने फैराडेज लो पर आते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा वही ले रहा हूँ जो इस साल आईआईटी एडवांस के अंदर आया था। जैसे मैंने कहा कि बेटा वैसे तो हर साल ही है ना अच्छा सवाल पूछते हैं आईआईटी वाले, और ईएमआई के तो बढ़िया सवाल पूछते हैं यार, टफ भी पूछ लेते हैं। इस साल रिलेटिवली है ना सवाल भी एक ही पूछा, और जो एक पूछा बेटा वो थोड़ा सा रिलेटिवली ईजियर साइड का ही सवाल था, रिलेटिवली ईजियर साइड का ही सवाल था। सुनिएगा बेटा, आपके पास एक कंडक्टिंग डिस्क है, ये कंडक्टिंग डिस्क ये बीच से गुजरने वाले जो एक्सिस है इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है, इसके अबाउट रोटेट कर सकती है, कोई फोर्स लग जाए, कोई टॉर्क लग जाए तो। बड़ा दिस इज योर
कंडक्टिंग प्लेट मान लो, डिस्क मान लो, ठीक। इसके ऊपर ये एक मैग्नेट है, लेट्स से मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर। इस मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे घुमा रहे हैं, घुमाना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्लेट तो पड़ी है ऐसे, बड़ा उस पर हमने मैग्नेट को ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे घुमाना स्टार्ट। ये हमारे पास मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हमने इस तरह से घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो सवाल ये था कि क्या ये डिस्क भी घूमेगी? घूमेगी तो जिस तरफ मैग्नेट को घुमाया है उसी तरफ घूमेगी या उसके अपोजिट घूमेगी? इतना ही सवाल था, इतनी बातें थी। तो देखते हैं, सुनते बड़ा सोचते हैं इस बात को। ये जो नॉर्थ पोल है इसने ऑफ कोर्स बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की होगी, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की होगी ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी तो ये जो लूप है, इतनी सी जो जगह है, बड़ा इसमें से ऑफ कोर्स कोई ना कोई फ्लक्स गुजर रहा है, इसमें से बड़ा कोई ना कोई फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। अब मैं इसका एक बार मैं साइड व्यू दिखाता हूं। सॉरी बेटा, साइड व्यू नहीं, टॉप व्यू दिखाता हूं। टॉप व्यू में अगर मैं देखूंगा तो डिस्क ऐसी नजर आएगी आपको। अब डिस्क का ये रीजन ऐसा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ। अब मैंने क्या किया कि इस रीजन के ऊपर जो मैग्नेट थी उसको इधर ले गया, मैं यूं ले गया। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेट थी मैं उसको यूं घुमा ले गया। जैसे मैं मैग्नेट को यूं घुमा के ले गया, मैं जानता हूं कि इस रीजन के अंदर पहले, इस रीजन के अंदर पहले मैग्नेटिक फील्ड थी और ऐसे अंदर की तरफ थी। और जैसे ही मैं उस मैग्नेट को यूं लेके जाऊंगा तो ऑफ कोर्स यहां वाले रीजन की बजाय अब मैग्नेटिक फील्ड तो यहां आ जाएगी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कम हो जाएगी, अब क्या होगा? अब ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा और कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा। और वो करंट किस तरह से इंड्यूस होगा? वो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। किसको? अंदर की तरफ गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। और इस अंदर की तरफ गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए खुद न कुछ करंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये हमारा इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, ऐसे ऐसे करंट। और करंट यूं क्यों आया? क्योंकि अगर करंट ऐसे आएगा तभी तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। जैसे ही करंट यूं आने स्टार्ट हो गए, हम जानते हैं कि इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। और करंट है ऐसे, तो करंट की तरफ हाथ लाओ, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ तो बन गया तुम्हारा नॉर्थ, बाहर की तरफ आ गया साउथ। तो इसका मतलब यहां पर भी करंट आए इस तरह से कि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर गया, और ऐसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना इसने स्टार्ट कर दिया कि अंदर की तरफ वाला तो हो गया नॉर्थ और बड़ा ये हो गया साउथ। मैं फिर से बोलूं इस बात को, मैंने ऊपर से टॉप व्यू देखा है, ऊपर से बड़ा मैग्नेट है और मैग्नेट को मैंने यूं घुमाना स्टार्ट कर दिया। पहले मैग्नेट यहां थी, मैंने मैग्नेट को यूं शिफ्ट कर दिया। जैसे मैंने मैग्नेट को यूं शिफ्ट कर दिया, यहां पर पहले मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर की तरफ, वो अचानक से मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, क्योंकि जैसे मैग्नेट यूं जाएगा इधर, मैग्नेटिक फील्ड यहां से कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगी तो हमारी कोशिश क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स हम खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट करने के लिए डायपोल मोमेंट आएगा अंदर की तरफ, मतलब ऐसे नीचे की तरफ। डायपोल मोमेंट आएगा अंदर की तरफ, मतलब अंदर नॉर्थ है बाहर साउथ है, अंदर नॉर्थ है बाहर साउथ है। अब ये जो नॉर्थ है और ये जो साउथ बेटा एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे? अट्रैक्ट। बिल्कुल वैसे जैसे अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये एक मैग्नेट का नॉर्थ, ये दूसरे मैग्नेट का साउथ। जैसे ही मैग्नेट यूं जाएगी ये साउथ को भी अपने साथ लाएगी, जैसे नॉर्थ यूं जाएगी ये साउथ को अपने साथ लाएगी। और अगर ऐसे साथ लाएगी तो अगर ये उधर जाने की कोशिश करेगा तो ये वाला नॉर्थ इस साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर वो उधर रोटेट करेगा तो ये भी उसी सेंस के अंदर रोटेट करेगी, उसी सेंस के अंदर। हालांकि इसमें एक ऑप्शन और भी था, उस ऑप्शन में ये था
कि क्या ये डिस्क हल्की फुल्की गर्म होगी या नहीं होगी। तो ऑफ कोर्स ऐसे कुछ ना कुछ करंट आए हैं, और करंट आए तो ऑफ कोर्स हल्का फुल्का हीट लॉस तो होगा ही होगा, तो थोड़ा बहुत हीट लॉस तो आएगा। ऑप्शन ऐसा था, एक अलग से ऑप्शन था कि हीट लॉस नहीं होगा, तो वो गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा कि हीट लॉस भी होगा और हमारा जो डिस्क होगी वो उसी सेंस के अंदर रोटेट करेगी जिस सेंस के अंदर आपका मैग्नेट रोटेट करेगा। मैग्नेट अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो उसके साथ साथ डिस्क भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी। तो ये सवाल बड़ा इस साल का था, लेंस लॉ पर बेस्ड था, और कोई इसमें अलग से कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं था। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए तो इतना ही है ना, बाकी बेटा कल पढ़ते हैं। इस पर कोई भी कोई खास ऐसा होमवर्क है नहीं। अरे हाँ, मैं एक बात और बोल दूं, लेंस लॉ को कंप्लीट करने के लिए बात बोल दूं कि अब मैं जो फैराडेज लॉ है उसको हल्का सा एल्टर कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं EMF इज -d∅dt। ये माइनस किस बात का लगा दिया, माइनस इस बात का लगा दिया कि ये जो EMF इंड्यूस होगा ये हमेशा फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटाने की कोशिश करेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर एवरेज निकालना हो तो -ΔΦ/ΔT। तो इस माइनस का सिर्फ और सिर्फ क्या अर्थ है कि जो भी आपका EMF इंड्यूस्ड है विल अपोज चेंज इन फ्लक्स या d∅, जैसे बोलना चाह रहा है। समझ के इस बात को।